गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि रंगपरिया और आज के पेज के लर्निंग सेशन में आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम जानेंगे एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्योर्ड केस के थ्रू कि ब्रीच वे से हम किस किस तरह से हम केस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पूरा केस की जर्नी क्या है, उसको हम डिजीज के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, देन रेमेडी डिफरेंशिएशन, और वो रेमेडी का थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। तो अभी मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये केस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सारे गुरुज के ब्लेसिंग्स ले लेंगे, जिन्होंने हमें ना कि सिर्फ होम्योपैथी पर हमें लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। और होम्योपैथी तो डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ही काम आ रहा है, जो इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से नॉलेज दिया है। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दी गुरुज। तो आज हमारा केस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। एक लेडी है 37 ईयर ओल्ड, जो कि सूरत में ही रहते हैं, हाउसवाइफ है। और चिफ कंप्लेन्स क्या है उनकी, तो जब पहली बार उनको डायग्नोज हुआ था अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनको डायग्नोज हुआ था 2020 में। तो जब वो शुरुआत हुई थी तब उनको सिम्टम्स क्या क्या थे, तो स्टिकी म्यूकस, स्टूल आ रहा था विथ ब्लीडिंग और पस इन द स्टूल। और उसी के साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल कितनी थी, तो तकरीबन 6 to 7 टाइम्स पर डे था। कांस्टेंट टेनिसमस रहता था और कांस्टेंट अर्ज फॉर स्टूल रहता था। और स्टूल में इतना ब्लीडिंग जा रहा था, उसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स भी लो हो गए थे, और उसी की वजह से उनको वीकनेस भी थी साथ में। फिर उन्होंने उस टाइम पे 2020 में ही ट्रीटमेंट क्लिनिकली शुरू करवाया था, पर उसके बाद कुछ ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं मिला था, ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं मिला था। तो उन्होंने कोलोनोस्कोपी कराया था अप्रैल 2021 में, जिसमें मल्टीपल अल्सर्स थे विथ वास्कुलरिटी एंड ग्रेन्युलरिटी फ्रॉम रेक्टम टू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। और उसी के साथ में हीमोग्लोबिन लेवल्स उनके थे 9.4 ग्राम परसेंटेज, और ईएसआर था 45 mm पर आर। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसकी डायग्नोस्टिक साइंस में ये चीज कही जाती है कि क्लिनिकली देखने जाए तो म्यूकस और ब्लीडिंग वाला स्टूल, प्लस स्टूल की फ्रीक्वेंसी मोर देन 6 टाइम्स पर डे होनी चाहिए। ईएसआर लेवल इनके रेज रहते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल लो रहता है ड्यू टू पीआर ब्लीडिंग। सो ये हमारे पेशेंट में भी देखने को मिला था। और होम्योपैथिक वे से हम देखने जाए तो पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या था, तो पास्ट हिस्ट्री में इनको मेजर कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार टाइफाइड फीवर हुआ था 2013 में। तो जब भी हम किसी पेशेंट को देखें, तो अगर पास्ट हिस्ट्री में भी अगर हमें कोई इलनेस मिल रही है या फिर कोई एक्यूट इलनेस मिल रही है, फीवर है या फ्रैक्चर है, तो ऑलवेज आस्क फॉर द सिचुएशन कि उस टाइम पे क्या चल रहा था लाइफ में, उस टाइम पे सराउंडिंग में क्या था। क्योंकि जैसे हम होम्योपैथी में समझते हैं, तो कोई भी बीमारियां ऐसे तो नहीं होती है। कोई मेंटल डिस्टरबेंस रहा है, कोई स्ट्रेस फैक्टर रहा है, कोई एलिमेंट्स रहा है, तभी जाके बंदा बीमार गिरता है। तो जैसे कि हमारे पेशेंट को टाइफाइड फीवर हुआ था, तो हमने जस्ट ऐसे ही पूछा कि भाई उस टाइम पे क्या चल रहा था, आप लोग कौन कौन रहते हो घर में। तो ऐसे ही हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने बोला कि जब उस टाइम फीवर चला तो मेरे को कभी इतना फीवर लंबा नहीं चलता है, पर उस टाइम पे मेरे को 10 दिन तक फीवर लंबा चला। रिपोर्ट्स कुछ कुछ नॉर्मली आ रहे थे, कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था, फिर एट लास्ट एडमिट हुए और टाइफाइड फीवर डायग्नोज हुआ था। सो आई आस्क्ड कि तो लाइफ में क्या चल रहा था उस टाइम पे, कोई तो डिस्टरबेंसेस चल रहे थे तभी आप इतना बीमार हुए। तो पेशेंट ने बताया कि उस टाइम पे देवरानी ज्यादा टाइम मायके में चली जाती थी रूठ के, और पेशेंट लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके सास ससुर जेठानी, जेठ जेठानी, देवरानी, पेशेंट का फैमिली। सो आफ्टर दैट ये सब इंसिडेंट्स चल ही रहा था। उसी दौरान की देवर देवरानी के डाइवोर्स की भी बात चल रही थी, देवरानी ने सास के साथ झगड़े करती थी। ये सब मैटर ऑलमोस्ट 3 4 साल चल रहा था।
तो इसी सारी चीज को लेके घर में बहुत सारा स्ट्रेस चलता रहता था। तो एक ये इंसिडेंस मिला था कि उसी की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट थोड़ा बहुत एंगर में रह रहे होंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह रहे होंगे, तो वो बीमार गिर गए, उनको बुखार आ गया, ठीक है। ये एक इंसिडेंस उस टाइम पे मिला था। फिर भी आस्क्ड फॉर की फिजिकल जनरल्स पूछ रहे थे, तो एपेटाइट वगैरह सब ठीक था। एक चीज हमें कैरेक्टरिस्टिक मिली थी कि पेशेंट को क्रेविंग था सॉल्टी थिंग्स का, तो हमने बोला सॉल्टी थिंग्स का मतलब कैसे। सो शी सेड कि मतलब मैं किचन में हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही बीच में होता है कि मैं एक पिंच सोल्ट थोड़ा सा खा लूँ, ऐसा लगता है थोड़ा सा नमक ही चख लूँ। तो ये इनकी क्रेविंग थी। बाकी थर्मली पेशेंट चिली था। नो अदर कोई कैरेक्टरिस्टिक और कोई नहीं था जनरल्स में, एक क्रेविंग को छोड़ के। फिर पर्सनल हिस्ट्री, तो पेशेंट की शादी 2007 में हुई थी और देवरानी की शादी 2008 में हुई थी। पर देवरानी को शादी के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी रह गई थी, और आफ्टर डिलीवरी से आने के बाद ही उनकी प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी करके वो आई जब वापस ससुराल, तब से सारे इश्यूज घर में स्टार्ट हुए थे। तब तक तो सब ठीक ही चल रहा था क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो उसके बाद से घर में इश्यू होने चालू हुए। देवरानी किसी न किसी बात पे झगड़े करती रहती थी, फिर दुपट्टा फैन से बांध के बोलती थी कि मेरे को मर जाना है, और वो दो दो दिन तक सोती रहती थी। उसका बच्चा छोटा था तो उसको खिलाने का भी ख्याल नहीं रखती थी। पेशेंट और उनकी जेठानी जो थी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, उनमें अच्छी बन रही थी। तो पेशेंट, उनके हस्बैंड और उनके जेठ जेठानी, तो ये लोग संडे के दिन बाहर घूमने जाते थे साथ में। पर देवर को बाहर का खाना सूट नहीं होता था, तो देवरानी को इतना घूमने को नहीं मिलता था। तो देवरानी सास को हमेशा ये बोलती रहती थी कि मुझे कहीं घूमने को नहीं ले जाते, मुझे कोई चीज ला के नहीं देते। देवरानी को बहुत जलन होती थी क्योंकि पेशेंट और जेठानी को बाहर घूमने ले जाते थे उनके हस्बैंड, उनकी केयर करते थे। फिर जेठानी, फिर एक मैटर रहती थी देवरानी के मन में पैसों को लेके। क्योंकि जेठानी जी जॉब करते थे तो उनके पास पैसे रहते थे, और पेशेंट को मायके में अच्छा था, तो मायके से मतलब जैसे मिलने को गए हैं तो पैसे वगैरह देते थे। तो उस टाइम पे भी देवरानी बोलती थी कि इनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि घर में ऐसा था कि ससुर जी सबको इक्वल अमाउंट में ही देते थे, पर देवरानी का नेचर ये था कि जैसे कुछ त्योहार है, ससुर जी ने सबको कुछ चीजें लाने को पैसे दिए कि कपड़े वगैरह ले लेना, तो देवरानी उस चीज से उस पैसों से कुछ चीजें खरीदती नहीं थी, बल्कि उसे संभाल के इकट्ठे करके रखती थी। और फिर बोलती थी कि मेरे पास चीजें नहीं है, कोई मेरे को लेके नहीं देता, इन लोगों को आप ला देते हो। और एक ये भी माहौल था कि पेशेंट उनकी सास के साथ बैठे हो तो भी देवरानी को ऐसे शक करती थी या वहम रहता था कि ये दोनों मिलके मेरी ही बातें करते होंगे। हम लोग साथ में बैठ भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे। पेशेंट ने बोला कि हमेशा वो डर डर के रहना पड़ता था कि हम बात करेंगे और इसको वापस बुरा लग जाएगा। तो उसी चीज को लेके क्या होता था कि फ्री हो गए तो सास उनके रूम में अलग से बैठती थी, मैं फ्री होके हम लोग अलग रूम में बैठते थे। तो फिर इसी सारे स्ट्रेस को लेके पेशेंट लोगों ने अलग होने की बात की कुछ टाइम के बाद। उन्होंने ऐसा बोला कि इतना स्ट्रेस चल ही रहा है तो इससे अच्छा है हम लोग अलग हो जाए। तो पेशेंट के हस्बैंड और जेठ बोल रहे थे कि तकलीफ सारी देवर देवरानी को है, देवरानी की वजह से ही घर में सारी दिक्कतें हो रही थी, बाकी सब तो ठीक ही चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग अलग हो जाए, फिर बाकी के सब लोग तो हम साथ में इकट्ठे रह सकते हैं। तो देवर ने बोला कि नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही शादी के थोड़े से टाइम में ही अलग हो जाऊंगा, तो समाज वाले क्या बातें करेंगे। तो मैं तो अलग नहीं रहने वाला, अगर ऐसा ही है आप लोगों को दिक्कत है मेरी वाइफ से तो उसको मैके भेज दो, पर मैं तो अलग नहीं रहूंगा। तो फिर सास ससुर जी ने क्या बोला कि ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ऐसा हो तो फिर आप लोग अलग हो जाओ। मतलब पेशेंट लोगों को अलग घर में जाना पड़ा, रेंट वाले घर पे जाना पड़ा। तब स्टार्टिंग में बहुत अकेलापन लग रहा था, और क्योंकि यहाँ पे सब जॉइंट फैमिली में रह रहे थे 14-15 लोग, और वहां पे पेशेंट हस्बैंड और उनका बेटा, 3 लोग ही थे। तो वहां पे जाके थोड़ी टाइम एडजस्ट होने में पेशेंट को टाइम लगा। पेशेंट का मायका और ससुराल में क्या डिफरेंस था, वी आस्क्ड कि दोनों जगह माहौल क्या डिफरेंस था। तो पेशेंट का जो मायका था वो अहमदाबाद में था, फाइनेंशियली वहां पे स्टेबल था।
फ्रीडम भी थी वहां पे। और यहाँ पे ससुराल में ये लोग थोड़े कंजूस किस्म के थे, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे और सब चीजें कम यूज करने को बोलते थे। और सास का नेचर तो बहुत अच्छा था, पर ससुर जी का ऐसा था कि वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। तो वो जब भी आते हैं तो उनके आते ही घूंघट डालना पड़ता था, और जब सास ससुर जी बैठे हैं तो बहुएं वहां पे बैठ नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। वो जहाँ पे बैठे हो वहां पे चलने का भी नहीं। पुराने ख्यालात वाले थे। तो वहां पे वो थोड़ा फील होता था कि हम इनके सामने खुल के नहीं जी पाते हैं, कि मतलब उनसे थोड़ा दब के रहना पड़ता था। ससुर जी का ऐसा था, उनके ऑर्थोडॉक्स थोड़े विचार थे उसकी वजह से। फिर एक ये सब माहौल तो घर में चल ही रहा था, उसी के बीच ये चीज हुई कि हस्बैंड को B12 जब लो होता था तो वो ज्यादातर गुस्से में रहते थे, और वो सारा गुस्सा पेशेंट पे निकालते थे। कि वो किस मामले में, जैसे कि पेशेंट बाहर जाए और पड़ोसियों से बात करे तो भी गुस्सा कर देते थे। पेशेंट बाहर जाए तो पूछते थे कि क्यों लेट हुआ, तेरे को सब्जी लेने जाए वहां से थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो भी पूछते थे। कोई जेंट से अगर बात कर रहे हैं तो भी बोलते थे कि तूने क्यों उसके साथ बात करी। शक कर रहे थे। जब से उनका B12 लो होने लगा तब से उनके बिहेवियर में ये चेंज आया था, और ये चीज हुई थी 2015 से लेके। वो थोड़े टाइम चला था। तो बीच में ऐसा था कि एक दो साल बीच में 1-2 साल ये चीज इतनी इंटेंस हो गई थी कि वो खाली मुझे ही बोले ऐसा नहीं था, बच्चे पे भी गुस्सा करते थे। हस्बैंड रात रात भर सोते नहीं थे, चक्कर लगाया करते थे, सबके ऊपर गुस्सा करते थे। और हस्बैंड दिन रात बस नेगेटिव थिंकिंग में रहते थे कि पेशेंट कहाँ गए होंगे, किसके साथ गए होंगे। और जब पेशेंट रोने लगते थे तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते थे, फिर वापस नेक्स्ट डे वही सिलसिला चालू रहता था उनका। फिर मेरे दिमाग में भी वही सब थॉट्स चलते रहते थे कि मैंने ऐसा कुछ गलत कर नहीं रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, तो क्यों मेरे पे हस्बैंड ऐसे शक कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आता था अंदर ही अंदर। हस्बैंड को भी बोलती थी कि आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स आ रही, इसलिए हमारे बीच ये झगड़े हो रहे थे। क्योंकि बीच में ऐसा था कि हस्बैंड ऐसा बोलते थे कि तू तो घर पे अकेली रहती है तो तू किसी को यहाँ पे बुलाती होगी। मतलब कैरेक्टर पे शक करने तक का हस्बैंड का इंटेंस हो गया था। तो फिर पेशेंट सेड कि मेरी गलती हो तो मैं 1000 बार भी सुन लूं, पर मेरी गलती नहीं है और मुझे सुनाते हैं, तो वो जान के मुझे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता था। फिर जब हस्बैंड शांत होते थे तब पेशेंट उनको बोलते थे कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसा गंदा सोचते हो। क्योंकि बीच में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई थी। जैसे कि मैंने बोला कि तू घर पे अकेली होती है, यहाँ पे कोई आता होगा, तू किसी को बुलाती होगी। फिर गुस्से में ये भी बोल देते कि जा तू अपने मायके चली जा। तो पेशेंट को ऐसा था कि कुछ भी हो जाए पर मैं मायके में तो नहीं ही जाऊंगी। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, हस्बैंड ने बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह किया, तो मैं मंदिर में बैठ जाऊंगी चाहे, पर मैं घर पे तो वापस नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं मायके में वापस गई तो मेरी और मेरे मम्मी पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। और बच्चा भी तो छोटा था, तो मंदिर में बैठने वाली चीज भी होने वाली नहीं थी, वो खाली बोलने को था। कभी कभी पेशेंट भी गुस्से में हस्बैंड को बोल देते थे कि ऐसा ही है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है आपको तो चली जाती हूँ मैं, आप दूसरी ले आना। पर अंदर ही अंदर, मन में ही मन में पेशेंट को बहुत गुस्सा रहता था कि ये मेरे बारे में इतना ऐसा सोचते हैं। गुस्सा बहुत आता था पर कुछ बोल नहीं पाते थे। पेशेंट को एक ही बच्चा करना था, क्योंकि एक को हम अच्छे से परवरिश कर पाए। उनकी ये सोच थी कि अगर 2 बच्चे आएंगे तो उसमें प्यार बट जाता है, अगर एक ही बच्चा रहेगा तो उसकी परवरिश भी सही से होगी और उसको हम प्यार भी अच्छे से दे पाएंगे। और ये जो उनका एक बच्चा था, उस उन्हीं के प्रेगनेंसी के टाइम 5th मंथ में उनका HBB लो हो गया था, 6% हो गया था। फिर पेशेंट का चाइल्डहुड, तो जब तक वो मायके में थे तो बाकी का तो उनका सेट ही चल रहा था, लाइक फाइनेंशियली भी स्टेबल था, घर में इतना कुछ झगड़े वगड़े नहीं थे। तो पेशेंट 10th तक ही पढ़े थे, क्योंकि 10th में फेल हुए तो उनकी सिस्टर ने भी 3 ट्रायल दी थी, जिसमें वो तीनों में फेल ही हुए थे।
तो पेशेंट को ऐसा था कि अगर मैंने सेकेंड ट्राई दी और मैं सेकेंड ट्राई में फेल हो गई तो सब बोलेंगे ना कि देखो ये 3 बार एग्जाम देके भी फेल हो गई। तो मुझे ये चीज फेस ही नहीं करनी थी, तो मैंने सेकेंड ट्राई दी ही नहीं। एक बार मैं फेल हुई तो फिर आगे पढ़ी ही नहीं। फिर यहाँ पे ससुराल में हस्बैंड को एम्ब्रॉयडरी लेस मशीन्स थे। तो जब से शादी करके आए थे पेशेंट, तो ससुराल में फाइनेंशियली पहले से अच्छा ही था, खाली वो लोग थोड़ी कंजूस तरीके से रहते थे, बाकी फाइनेंशियली स्टेबल ही था। फिर मदर हिस्ट्री में मेजर तो कुछ नहीं है, पर उनको जितना पता था उतना बताया उन्होंने। मदर 3 सिस्टर और 2 ब्रदर थी, और उसमें मदर थे सेकंड इशू ऑफ द फैमिली। मायके में फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं था। तो जब उनकी शादी हुई मदर की, ससुराल आए तो बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं आए थे। और जब सूरत शिफ्ट होने की बात चल रही थी शादी के थोड़े साल बाद, तो जेठानी ने ऐसा बोला, टॉन्ट मारा कि शहर जा रहे हो तो अपने मायके से जो सामान लेके आए थे ना वही लेके जाना, कुछ एक्स्ट्रा सामान मत ले जाना। जेठानी पहले से भी थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर वाले तो थे ही। कुछ इधर उधर थोड़ा हुआ तो मुंह चढ़ा के रखते थे, बुलाते नहीं थे, ये चीजें चल ही रही थी। और मदर पहले से ही शांत स्वभाव के थे, तो किसी के सामने बोल नहीं पाते थे। और अभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट के जो भाभी है, तो मतलब बड़े भाभी, वो भी ऐसे स्वभाव के हैं कि मदर को मुंह पे बोल देते हैं। मतलब मदर को उसकी बड़ी बहू भी मुंह पे बोल देती है, और मदर किसी को कुछ बोल नहीं पाते, बहू को भी सामने कुछ नहीं कहते। और नानी स्त्री थी, तो नानी भी स्वभाव से शांति थे। और नानी की लाइफ में भी ऐसा था कि जेठानी और देवरानी डेंजर स्वभाव के थे, थोड़े मुंह पे बोल देते थे कुछ भी। और उसमें भी नानी कुछ डिफेंस नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका भी बोलने वाला नेचर नहीं था। फिर पेशेंट की फादर हिस्ट्री। तो फादर लोग 3 भाई और 2 बहनें थे, जिसमें से फादर फोर्थ इशू ऑफ द फैमिली थी। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है अभी। तो जब दादाजी एक्सपायर हुए थे तो चाचा जी 10 साल के ही थे, क्योंकि पेशेंट के फादर और चाचा जी के बीच में 17 साल का एज गैप था। तो दादाजी जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने फादर को ऐसा बोला था कि इसको अपना बेटा समझ के बड़ा करना। और जब फादर, तो उसी की वजह से जब फादर अहमदाबाद फिर शिफ्ट हो रहे थे, तो अपने छोटे भाई को भी साथ ले गए और उनको पढ़ाना, शादी कराना, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के फादर ने ही निभाई थी। फिर एक प्रीच मेथड का जो केस टेकिंग रहता है, उसमें हम सारे ट्रीज लेते हैं। ट्री माने पेशेंट लोग कितने ब्रदर सिस्टर है, कितने सिबलिंग्स है, और उनका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लाइफ हिस्ट्री लेते हैं। इस चीज का इम्पोर्टेंस क्या है? तो हम केस ले रहे हैं, तो पेशेंट का तो हमने जैसे कि बचपन से लेके अब तक का पूरा हिस्ट्री ले लिया। जो जो उनके हर्ट्स थे वो ले लिए, उनकी लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स बने थे वो ले लिए। पर हम कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिपीटेडली बनती है, जो हम लेके ही आए हैं। तो वो चीज का इम्पोर्टेंस क्या है? कि जैसे कोई एक फैमिली है, पेशेंट की लाइफ हमने ले ली, पेशेंट की लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स भी ले लिए, पर ऐसा होता है कि सेम इंसिडेंट्स हमें 3 जनरेशन तक मिलते हैं। पेशेंट की लाइफ में तो है ही है, पर उसकी मदर की लाइफ में भी है, उसकी नानी की लाइफ में भी है। तो वो चीज केस में उस इंसिडेंट्स को स्ट्रांग बना देती है। और उस इंसिडेंट्स में पेशेंट क्या फील कर रहा है वो चीज आप ले लोगे, तो वो पेशेंट का कोर बन जाएगा, उनकी कोर फीलिंग और उनके कोर मैनिफेस्टेशन। ये दो चीज आपको मिल जाएगी, तो आप केस में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और आपकी सिमिलिमम रेमेडी बहुत अच्छे से निकल पाएगी। तो पेशेंट की ट्री में पेशेंट लोग 2 भाई और 1 बहन थे। तो बड़े भाई थे, उनकी लाइफ नॉर्मल है। एक एक सन है और एक डॉटर है उनको। सेकंड नंबर भाई है, उनको डायबिटीज है। और बाकी लाइफ सेटल्ड है। उनका एक बेटा है, और पेशेंट को खुद को भी एक बेटा है। फिर फादर ट्री में सबसे बड़ी बुआ थी। बुआ को फिजिकल इलनेस में मेजर कुछ नहीं था, बायलेटरल टीकेआर कराया हुआ था। और उनकी जो बड़ी बेटी थी, उनका डाइवोर्स हुआ था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो दारू पीते थे और मारते थे। तो उनकी जो शादी थी वो पेशेंट के फादर ने ही करवाई थी।
तो उसकी शादी फादर ने करवाई थी और उसकी शादी में ऐसा हुआ, लाइक डाइवोर्स वगैरह हुआ। तो पेशेंट की मदर को ऐसा था कि हम लोगों ने ये रिश्ता करवाया था और इसमें ऐसा हो गया, तो इसी स्ट्रेस को लेके मदर यही सब सोच के कि सब लोग क्या बोलेंगे, इसने करवाया था और ऐसा हो गया, रिश्ता देख के नहीं करवाया। इसी स्ट्रेस को लेके मदर को कन्वर्जन आना शुरू हो गया था। तो एक ये इंसिडेंस था बुआ की लाइफ में। फिर बुआ के बाद बड़े पापा थे, उनको 3 बेटे हैं, उसमें से 2 बेटे को डायबिटीज है। देन थर्ड नंबर पे बुआ है जिनकी लाइफ नॉर्मल है, मेजर कोई इंसिडेंस नहीं है। 2 बेटे और 1 बेटी है उनको। फिर पेशेंट के फादर है और एक अंकल है, अंकल को भी एक सन और एक डॉटर है और नॉर्मल लाइफ है। मदर के ट्री में है, सबसे बड़ी मासी है, नॉर्मल लाइफ है, गांव में रहते हैं, उनको 3 बेटे हैं। उसके बाद मम्मी है। उसके बाद मामा है जिनकी 2 बेटियों की अर्ली डेथ है, जिसमें से एक बेटी की बर्थ होने के 3 दिन बाद ही डेथ हो गई थी और एक बेटी 3 महीने रहने के बाद डेथ हो गई थी, और उनको अभी 2 बेटे हैं, विच इज अलाइव एंड नॉर्मल। फिर एक मासी है जिनकी नॉर्मल लाइफ है, उनको दो दो डॉटर्स थी और एक सन थे। और लास्ट नंबर है मामा, उनको नॉर्मल लाइफ, एक सन और एक डॉटर थी। तो ये केस, हमने ये पूरा लाइफ हिस्ट्री जाना, ये पेशेंट का पूरा केस देखा। तो उसमें से हम क्या क्या ऐसी चीज है जो उठा सकते हैं, एक एक पहले ना केस पूरा सुने तो उसमें से हम एक एक बेस बनाना चाहिए कि भाई ठीक है, इसमें से कितना कितना हम ले सकते हैं, क्या क्या रूब्रिक्स इसमें से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें एक चीज मिली थी, डोमिनेशन था। डोमिनेशन ससुर जी का ऑर्थोडॉक्स स्वभाव की वजह से, कि उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, क्या बहुए उनके सामने बैठे, उनको पूछ के करना पड़ता था, उनसे थोड़ा दब के रहना पड़ता था। फिर दूसरा चीज क्या है, तो इंडिग्नेशन। नाउ व्हाट इज इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन इज अ राइटियस एंगर, मतलब कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मुझे कोई ब्लेम कर रहा है, तो तब जाके जो गुस्सा रहता है, जो आक्रोश रहता है, उनको उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन क्यों था ये केस में? तो हस्बैंड ने जो, चाहे भले ही उनकी इलनेस की वजह से, पर हस्बैंड ने जो पेशेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, तो उसकी वजह से ये एंगर था, उसकी वजह से ये इंडिग्नेशन था। फिर क्या था, तो कैरेक्टर पे डाउट किया था हस्बैंड ने। तो ये सब चीजों की वजह से, ये इंसिडेंट्स की वजह से पेशेंट को क्या था, गुस्सा था, पर गुस्सा वो एक्सप्रेस तो कर नहीं रही थी, वो ना तो घर छोड़ के गई थी। तो वो एंगर कैसा था, सप्रेस्ड था। क्योंकि पेशेंट जो है वो कैसी है, सबड्यू फिनोमिना में है, रिएक्टिव नहीं है। ना ही पेशेंट रिएक्टिव है, ना ही मदर रिएक्टिव है, और ना ही नानी रिएक्टिव है। तो 3 जनरेशन से क्या फिनोमिना चल रहा है, सबड्यू फिनोमिना चल रहा है। कोई रिएक्टिव नहीं है, डिफेंस नहीं कर रहा है। फिर एक पार्ट है एस्टीम का, क्योंकि पेशेंट ने क्या बोला था कि बचपन में जब वो 10th में फेल हुई, तो मैं वापस एग्जाम नहीं दूंगी। वो क्यों नहीं दूंगी, कि अगर मैंने वापस एग्जाम दिया और मैं वापस फेल हो गई तो समाज वाले क्या बोलेंगे, क्या बातें करेंगे, तो क्या ही वैल्यू रह जाएगी। और दूसरी चीज, कि अगर मैं यहाँ से डाइवोर्स लेके गई या हस्बैंड को छोड़ के गई वापस मायके में, तो मेरी और मेरे मम्मी पापा की क्या इज्जत रह जाएगी। एक ये चीज हुई। और फिर पेशेंट के सराउंडिंग में क्या चल रहा था, तो क्वारल्स चल रहे थे। क्यों? क्योंकि देवरानी की स्वभाव की वजह से। फिर मदर की लाइफ देखे तो क्या था, तो डिस्पाइस था थोड़ा बहुत, और सराउंडिंग में क्या थे, डेविल्स थे, कि गुस्सा करते थे, मुंह फुला के रहते थे जिठानी लोग। और नानी की लाइफ में भी सेम ही चीज मिली थी। और बाकी फादर की लाइफ से देखने जाए तो क्या था, कि दादा की अर्ली डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से फादर के ऊपर अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो इतना हमें, इतनी चीजें हम ऐसे देखने जाए तो इतना मिला है। पर क्या हम ये सारी चीजें अपने रेपुटराइजेशन में ले सकते हैं क्या? ये इतने सारे रूब्रिक हम रेपुटराइजेशन में ले सकते हैं क्या? तो नहीं। तो हम किस किस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे? कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, कि हमें एक ही केस में बहुत सारे इंसिडेंट्स मिल रहे हैं। हमें जैसे केस टेकिंग कर रहे हैं तो एंड में ऐसा लगता है, ओह आज तो पूरी हिस्ट्री मिल गई, कितना सारा मिल गया। पर जब इतना सारा मिलता है, कुछ कुछ केसेस में बहुत सारी हिस्ट्री जब मिलती है, तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए?
तो जिस इंसिडेंस ने, जो लाइफ इवेंट ने डिजीज प्रोड्यूस किया है, उसी चीज को इम्पोर्टेंस देंगे हम, तो वो केस बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर बचपन से कुछ चीज चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो एक वो पेशेंट का नेचर हमें बताती है, पेशेंट का डिस्पोजिशन कैसा है वो हमें बताती है, वो चीज है। पर लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट पेशेंट की लाइफ में कितने सारे इंसिडेंट्स हुए, तो उसमें जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है, जिस टाइम पे पेशेंट को कोई इलनेस नहीं हुई है, कोई मेजर इलनेस नहीं हुई है, तो उस इंसिडेंट्स को हम छोड़ सकते हैं और हम उस इंसिडेंट्स को ही इंटरप्रेट करें जिसके बाद पेशेंट को कोई इलनेस हुई है। तो हम हमेशा ये देखें, क्योंकि पेशेंट बताता बहुत सारा है, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वही चीज डीपली फील की है जिसके बाद उसमें डिजीज प्रोड्यूस हुआ है। तो इस केस में हम देखने जाए तो हम पहले पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके साथ में हम जीएनएम के कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से हम रूब्रिक में कन्वर्ट किस किस चीज को करेंगे और रेपटाइजेशन में किस चीज को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस? सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ chronic inflammatory condition which is also a autoimmune phenomena in which abnormal reaction of the immune system, तो वो करती क्या है, causes inflammations and ulcers on the inner lining of the large intestine and mainly colon. सो नाउ जीएनएम के थ्रू हम देखने जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पीछे बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रोड्यूस होता है। सो पार्ट कौन सा अफेक्ट हो रहा है डिजीज में, तो कोलोन। कोलोन जो है, इंटेस्टाइन, कोलोन, ये सब चीज में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एप्लीकेबल होता है, तो इंडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट इज मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट? तो जब ह्यूमन लाइफ इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तो अगर हम एनिमल लाइफ में देखने जाए तो एनिमल्स के लिए इंडाइजेस्टिबल मॉर्सल क्या है, तो उनके लिए रियल पीस ऑफ फूड है, रियल जो खाने का मॉर्सल है, वो चीज उनके लिए एक मॉर्सल करता है। पर जब ह्यूमन लाइफ एनिमल्स कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, तो फिर जो रियल पीस ऑफ फूड है वो मॉर्सल नहीं है, पर उसकी जगह पे फिगरेटिव मॉर्सल है। नाउ फिगरेटिव मॉर्सल में हम किस किस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा काफी टाइम से एक कार लेने की सोच रहा है, या फिर एक घर लेने की सोच रहा है, या फिर कोई भी एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है, तो उस मॉर्सल को कैच करना, उस मॉर्सल को लेना, वो चीज फिगरेटिव वे में उसके लिए मॉर्सल है। सो ये सारी चीजें, उसके साथ में ये हुआ एक मटेरियल एस्पेक्ट, और फिर ऐसी और किस चीज में हम मॉर्सल फील कर सकते हैं, तो ऐसे कोई सरकमस्टेंसेस है या फिर ऐसी कोई अनप्लीजेंट इवेंट है, वो भी एक मॉर्सल के थ्रू काम करती है, और बंदा उसमें भी वो अनप्लीजेंट इवेंट से वो बाहर आना चाहता है पर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो चीज क्या हुई, या फिर कोई ऐसी घटना बन रही है जो उसको सुनना नहीं है या निगड़ना नहीं है पर उसको सहन करना पड़ रहा है, तो वो क्या हुआ, वो मोर्सल वो बंदे के लिए इनडाइजेस्टिबल है, नॉन एब्जॉर्बल है, कि उसको वो उसको एब्जॉर्ब करना नहीं चाहता है, पर लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो उसको जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने पड़ रहे हैं, तो तब जाके बंदे को जीआई कंप्लेन होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेन होगी। नाउ लेट अभी देखते हैं कि कोई बंदे को कोई एंटिसिपेटेड परचेज है या फिर ऐसा कोई प्रमोशन है जो उसको चाहिए पर वो मिल नहीं रहा है, तो ये चीज उसके लिए एक मॉर्सल के जैसे काम करेगी। अभी और एक एस्पेक्ट है मॉर्सल के साथ साथ में, जब कॉलन अफेक्ट होता है ना, तो कॉलन के साथ और एक एक्सपीरियंस लिंक हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट लिंक हो जाता है, तो वो चीज क्या है, पर्टिकुलरली कोई एक अगली कॉन्फिडेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो उसके साथ लिंक्ड है, स्पेसिफिकली जब कॉलन अफेक्टेड है, तो अगली कॉन्फ्लिक्ट किसको लेंगे कि फॉर इंस्टेंस अगली फाइट्स ओवर मनी, मनी को लेके कोई अगली फाइट्स चल रही है, प्रॉपर्टी को लेके कोई फाइट्स चल रही है, या कोई ऐसा अगली डाइवोर्स चल रहा है, या कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा है, या कोई ऐसा बिट्रेयल हुआ है, तो उस चीज से भी कॉलन अफेक्ट होता है। तो हमारे केस में देखने जाए तो मोर्सल क्या था, तो
पेशेंट जब शादी करके आए तो घर में स्ट्रेसफुल माहौल तो थोड़े टाइम बाद चल ही रहा था देवरानी की वजह से, राइट? पर उस टाइम पे पेशेंट को डिजीज हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि पेशेंट को तो बीमारी कब हुई? 2020 में सिम्टम्स चालू हुए थे और पर्टिकुलरली 2021 में डायग्नोस हुआ था, राइट? तो कॉन्फ्लिक्ट तो काफी टाइम से, बाकी की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो तो काफी टाइम से चल रही थी, पर उस टाइम पे पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हुआ था। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत गुस्सा चल रहा था, पर पर्टिकुलरली उसमें पेशेंट का खुद का कोई रोल नहीं था वो इंसिडेंट्स में, देवर देवरानी वाले झगड़ों में। क्योंकि उसमें देवरानी सीधा मदर इन लॉ से ही फाइट कर रही थी, उसमें पेशेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर जब इंसिडेंस हस्बैंड वाला हुआ, जिस इंसिडेंस में हस्बैंड ने शक किया, गंदे वर्ड्स बोले, एलिगेशंस लगाए, तो वो चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट कर गई पेशेंट को। क्योंकि वो 2015 से चालू हुआ था, वो चीज कुछ 2-3 साल चली थी, और उसके बाद ही धीरे धीरे पेशेंट को सिम्टम डेवलप होने लगे और 2020 तक कंप्लीटली डेवलप्ड सिम्टम्स आ गए। तो क्योंकि एक फीमेल के लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू, वो सबसे ज्यादा कब होती है? कि बंदा, उसका हस्बैंड ही जब उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसका हस्बैंड ही जब उसके बारे में ऐसी गंदी बातें बोलेगा, उसको हस्बैंड ही उस पर शक करेगा कैरेक्टर को लेके, तो वो चीज एक फीमेल के लिए बहुत ही लो फीलिंग रहती है। और इसी चीज में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हमारा पेशेंट क्या फील कर रहा था? तो एक एंगर फील कर रहा था, एक इंडिग्नेशन फील कर रहा था कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी मेरे को क्यों सहन करना पड़ रहा है। पर क्योंकि हमारा पेशेंट रिएक्टिव नहीं था, तो वो कुछ झगड़ा नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा था डिफेंस में, क्योंकि हमारा पेशेंट नॉन रिएक्टिव है, सबड्यू में है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई। जीएनएम के थ्रू हम कौन से पार्ट को, लाइफ के कौन से इंसिडेंट्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे ड्यूरिंग रेपर्टाइजेशन, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो रेपर्टाइजेशन में हमने कंसिडर किया था डिल्यूजन मर्डर विल बी, डोमिनेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, और एक हमें पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिला था सॉल्टी सेट। तो मर्डर विल बी क्यों लिया? तो यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे मिले थे। डिल्यूजन मर्डर विल बी मतलब कहीं पे पेशेंट की इज्जत पे वार हो रहा है, तो हस्बैंड ने जो एलिगेशंस लगाए उसमें भी वही चीज हुई। फिर पेशेंट को जो डर था कि अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो भी समाज वाले बातें करेंगे, लोग बातें करेंगे। अगर 10वीं फेल वाला इंसिडेंस हम देखे, तो उसके बाद भी अगर सेकंड ट्राई देके भी मैं फेल हो गई तो भी लोग बात करेंगे। तो पेशेंट कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत सेंसिटाइज था, तो हमने एक वो रूब्रिक को इम्पोर्टेंस दिया। दूसरा, डोमिनेशन, जो चीज हमें दिख रही थी जब से वो शादी करके आए। और तीसरा, पिक्युलर सिम्टम्स हमें मिला था सोल डिजायर, क्योंकि वो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक था, तो इसलिए हमने उस चीज को इम्पोर्टेंस दिया, वरना जनरली हम फिजिकल सिम्टम्स इतने नहीं लेते। तो जब हमने ये रूब्रिक रेपर्टाइजेशन में डाले तो रेमेडी आ रही थी एएमएन, कार्सिनोसिन, प्लूटोनियम नाइट्रिकम, स्टेफसेग्रिया, लाइकोमेंड्रा एंड ओजोन। तो अभी हम देखते हैं, सारी दवाइयां तो हम देंगे नहीं, तो अभी हम देखते हैं कि इतनी रेमेडी अगर आ रही है तो इसमें से हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन डिस्पोजिशन के थ्रू करने जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही रेमेडी, जब वो बेसिक लेवल पे, जब वो बंदा रहता है वो रेमेडी के कॉन्शियसनेस में, तब वो अलग होता है, और जब उसी रेमेडी, जब वो फाइट करते 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 डिफेंस लेवल पे चली जाती है, तो उसका पिक्चर कुछ अलग ही रहता है। तो अगर हम डिस्पोजिशन के थ्रू देखने जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम मिस कर देंगे राइट रेमेडी को। तो जनरली प्रीच मेथड में हम डिफरेंशिएशन हो सके तो रेमेडी की जो जर्नी है उसके थ्रू करते हैं। तो जैसे कि ऑरम्योर नाइट्रिकम है, तो उसमें क्या है, रेमेडी की जर्नी चालू होती है डेथ लव्ड वंस से। डेथ लव्ड वंस हो गए, लव्ड वंस की डेथ हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो बंदा डेजर्टेड हो गया, फोरसेक हो गया। फोरसेक हो गया तो उसने क्या किया, डेथ हो गई, फोरसेक हो गया, तो अभी एक बंदा जो है, जो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की समझेगा, एएमएन होगा तो वो ड्यूटी निग्लेक्टेड की भावना में है।
कि जैसे कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, अभी 2 भाई बहन बचे उसके उससे छोटे, तो एमएन बंदा है वो क्या सोचेगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन लोगों को संभालूं, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं। तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला जाएगा। और कई बार एएमएन जो है वो सक्सेड कैन नॉट में जाता है, कितनी भी मेहनत कर लेगा, 2-3 बिजनेस भी कर लेगा, पर वो इतना सक्सेस ले नहीं पाता है। सो बेसिकली एएमएन का कोर है डेथ लव्ड वंस, डेजर्टेड 4 सेकंड एंड ड्यूटी निग्लेक्टेड। फिर आती है कार्सिनोसिन। तो कार्सिनोसिन में डोमिनेशन मेन पार्ट है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन से ऊपर से। और वही डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो है सराउंडिंग में फैमिली के मेंबर्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं बंदे को, वो क्या करते हैं, परसिक्यूट करते हैं कि भाई नहीं, ये चीज ऐसे करो वैसे करो, क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये चीज में ये मिस्टेक है, ये गलत किया। वही क्रिटिसिज्म को लेते लेते और परसिक्यूशन को लेते लेते बंदा क्या फील करता है, लोनली फील करता है कि मेरे को समझने वाला कोई नहीं है इसमें, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो कार्सिनोसिन का जो कोर है वो डोमिनेशन है, और डोमिनेट होते होते लास्ट में बंदा अलोन फील करता है। तो अलोन और डोमिनेशन ये चीज कार्सिनोसिन का कोर है। फिर आती है प्लूटोनियम नाइट्रिकम। प्लूटोनियम नाइट्रिकम का सराउंडिंग यानी मैनिफेस्टेशन क्या है, तो एनिमल्स है सराउंडिंग में सारे। अगर सराउंडिंग में सारे एनिमल्स है तो एनिमल्स क्या करते हैं, तो कंटेम्पचुअस बिहेवियर करते हैं, डिस्पाइस करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। फिर वही चीज एनिमल्स की वजह से क्या होती है, ट्रैप्ड फीलिंग आती है। क्योंकि एनिमल्स का क्या होता है, एनिमल्स किसको बोलते हैं, एनिमल क्वालिटीज क्या होती है, तो एनिमल्स जो होते हैं उनका मेनली सेंसेस ग्रेटिफिकेशन होता है, उनको अपने खाने पीने और फिजिकल सेटिस्फेक्शन इसी चीज से मतलब होता है। और वो क्या करते हैं कि वो उनके डर की वजह से दूसरों को डराते हैं, राइट। सो एनिमल्स सराउंडिंग में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, तो ट्रैप्ड फील कराएंगे, लाइफ थ्रेटन फील कराएंगे, कि वो वही डर में सराउंडिंग में एनिमल से कभी भी अटैक कर देंगे तो वही डर में बंदा थ्रेट में रहता है, डर में रहता है, डिस्पाइस होता है। और प्लूटोनियम नाइट्रिकम में एनिमल्स के साथ में रहते रहते फिर लास्ट में डिफेंस करते करते वो बंदा खुद ही एनिमल क्वालिटी का बन जाता है, वो खुद ही एनिमल हीज बन जाता है। और एक चीज है प्लूटोनियम नाइट्रिकम में स्मॉलर। तो प्लूटोनियम नाइट्रिकम का कोर है एनिमल्स ऑफ सराउंडिंग में है, और उसके साथ रहते रहते लास्ट में बंदा खुद ही एनिमल हीज बन जाता है। फिर आता है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का कोर है स्मॉलर, मर्डर, डोमिनेशन, इंजर्ड बीइंग। तो सराउंडिंग में पहले चालू होता है डोमिनेशन से। डोमिनेशन इतना है कि बंदे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो क्या फील कर रहा है, स्मॉल फील कर रहा है। वही स्मॉलरनेस की वजह से वो जब क्या फील करता है, मर्डर फील करता है, वो खुद को लो फील करता है। और उसमें डर इतना है क्योंकि सराउंडिंग में डोमिनेशन है, डर इतना है। और इसमें क्या है, डेथ लव्ड वंस है, डेथ लव्ड वंस है तो सराउंडिंग में जो भी लोग है, रिश्तेदार है, उनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई तो डेथ की वजह से क्या होता है कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, प्रोटेक्टिव मेंबर्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इंजर्ड फील करूंगा। कहीं आके कोई मुझे इंजर्ड ना कर दे, कोई परेशान ना कर दे। वही डर डर में क्या हो जाएगा, डूम्ड हो जाएगा। और एक डेथ की वजह से और एक इम्पेक्ट क्या आ सकता है लाइफ में, जैसे हमने पहले देखा है मैन में ड्यूटी निग्लेक्टेड का भाव आ सकता है, क्योंकि लाइकोपोडियम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग में है। तो लाइकोपोडियम का कोर है स्मॉलर, स्मॉलरनेस में से बाहर आने में ही उसकी पूरी लाइफ चली जाती है, बंदा पूरा एफर्ट्स वही करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और स्मॉलरनेस से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर आता है मैंड्रागोरा। मैंड्रागोरा का कोर है अलोन, animals of animal he is attacked is going to be dog, deserted, despised, devil possessed, deceived, loved is not and ugly। सराउंडिंग में क्या है, मैनिफेस्टेशंस में एनिमल्स है, डेविल्स है। तो ये सब लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, बंदे को डिस्पाइस फील करवाएंगे, डेजर्टेड फील करवाएंगे, क्योंकि डेविल्स है तो वो प्यार तो करेंगे नहीं, वो क्या करते हैं, डराते हैं। डिस्पाइस से भी एक लेवल नीचे है डॉग। अगर हमारे डॉग को समझना है तो हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी स्ट्रीट डॉग हमारे घर के आसपास आता है, हमारे नजदीक आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको
बहुत गंदे तरीके से लोग क्या करते हैं, भगा देते हैं उसको। तो वो जो बोलते हैं ना घृणा से भगा देना, वो चीज डिस्पाइसनेस से भी लो लेवल पे है। तो वो होता है डॉग। और एक मैंड्रागोरा का अटैक इज गोइंग टू बी है, क्योंकि सराउंडिंग में डेविल्स है, एनिमल्स है। इसी चीज में बंदा क्या फील करता है, निग्लेक्टेड फील करता है, अलोन फील करता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक है, लव्ड इज नॉट बाय हर पेरेंट्स। खुद के पेरेंट्स से ही डेजर्टेड फीलिंग है। और यही सारे स्ट्रेस में, इसी लाइफ में, सराउंडिंग में ऐसा माहौल है, वही सब में अलोन फील करते करते लास्ट में बंदा क्या, किस फीलिंग में चला जाएगा, अगली फीलिंग में चला जाएगा, खुद के लिए बहुत लो फीलिंग में चला जाएगा। ये मेंटागोरा का कोर है। और एक है ओजोन। ओजोन का कोर भी है अलोन। एनिमल्स ऑफ एबीज, चॉकड ऑफ बीइंग, डर्टी, डिसीव्ड, डेविल्स, डेजर्टेड फीलिंग, possessed, स्मॉलर, वॉरेड बीइंग और वॉर्म्स एंड क्रीपिंग। तो ओजोन में क्या है कि इसमें भी सराउंडिंग में एनिमल्स है, डेविल्स है, possessed है। तो ये सारे जो है वो क्या फील कराते हैं, इतना इतना थ्रेट है, इतना डर है कि बंदा सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि डिल्यूजन क्या है, चॉकड ऑफ बीइंग है। फिर अलोननेस है। और एबीज माने इतनी इतनी गहरी खाई है जिसमें से बंदा कभी उबर के बाहर ही नहीं आएगा। एबीज डूमनेस से भी एक लेवल पे डीपर है। फिर कांस्टेंट वॉर पे चल रहा है, सराउंडिंग में डेविल्स, पजल्स, एनिमल्स है, उसके साथ कांस्टेंट वॉर पे चल रहा है। और इसी वॉर में डिफेंस करते 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 लास्ट में बंदा क्या हो जाएगा, उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और गिव अप स्टेट में लास्ट में कौन से स्टेट तक ओजोन जाता है, क्रिपिंग वॉर्म्स तक। वॉर्म्स लेवल तक की उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, फिर डिफेंस करने की वो ताकत ही नहीं बची है बंदे में। तो इतनी रेमेडी हमारे रेपर्टराइजेशन में आ रही थी, और एक आ रही थी स्टेफिसेग्रिया। तो हमने पेशेंट को दी थी स्टेफिसेग्रिया 200 एवरी वीक रिपीटेशन वाटर पोटेंसी में। तो ये सारी रेमेडी में जितना डीपर लेवल पे था सराउंडिंग का माहौल, वो हमारे पेशेंट में नहीं था। अभी स्टेफिसेग्रिया क्यों थी, वो हम स्टेफिसेग्रिया को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्टेफिसेग्रिया रेनिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसका कॉमन नाम है लाइसमैन। प्लांट ग्रो होता है एकदम स्ट्रेट, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। उसके पर्पल फ्लावर्स होते हैं और कोल्ड एनवायरनमेंट में वो ग्रो होता है। फिर स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे है स्टेफिसेग्रिया की, मेनली हम लोग जैसे कीनोट सिम्टम्स पढ़ते थे तो उसके हिसाब से जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स पे होती है, ब्रेन पे, माइंड पे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्किन और टूथ कंप्लेंट्स। मेन की सिम्टम्स दिया हुआ है, एंगर विथ इंडिग्नेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज फॉर मैनी ऑफ द एलिमेंट्स। स्टेफिसेग्रिया का एलिमेंट्स इंडिग्नेशन से होता है। उसकी वजह से जो एंगर है, उसकी वजह से काफी फिजिकल बीमारियां भी आती है स्टेफिसेग्रिया को। वेरी सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट मेंटल इंप्रेशन एंड लीस्ट एक्शन, इवन हार्मलेस वर्ड ऑफेंस। स्टेफिसेग्रिया जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रेमेडी है। छोटे से वर्ड्स को भी वो बहुत ज्यादा फील कर लेती है, क्योंकि ये हाईली एस्टिम वाली रेमेडी है, हाईली वैल्यूएबल रेमेडी है, हाईली मोरलिस्टिक रेमेडी है। पेशेंट वाज insulted but being too dignified to fight, subdue his wrath and went homesick। मतलब पेशेंट को अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो इतनी डिग्निटी वाली, इतनी मोरलिस्टिक रेमेडी है कि वो उससे फाइट नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो फाइट करेगी, अगर कोई झगड़ा करेगा तो क्या होगा, खुद का भी तो जो डिग्निटी है वो जाएगा, खुद का भी जो ऑनर है वो जाएगा। और स्टेफी सेग्रिया को अपना ऑनर सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो वो क्या करेगा, सबड्यू फिनोमिना में रहेगा, तो उसका जितना भी एंगर है वो पूरा सप्रेस्ड ही रहेगा, वो कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, वायलेंसी में नहीं जाएगा। तो अभी स्टेफिसिग्रिया के एलिमेंट्स, तो क्या क्या एलिमेंट्स है, मेनली एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज, एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब हम जिस किसी को भी सलाह देते हैं कोई, तो वो। फिर मेंटल एंड इमोशनल consequences ऑफ द सप्रेस्ड एंगर। फिर एंगर विद साइलेंट ग्रिफ, anger with indignation, elements from anger suppressed, elements from wrath and vehemence with,
एंड एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज फुल ऑफ। तो इसके हिसाब से देखने जाए, अगर हम रेpertoire में, ये सारे रूब्रिक मैंने कंप्लीट डायनामिक से उठाए, तो अगर हम रेpertoire में देखने जाए तो बहुत सारे एंगर के रूब्रिक है, सप्रेस्ड एंगर के भी रूब्रिक्स है जो स्टेफिसिग्रिया में हमें मिलेंगे। Elements from domination by others, elements from embarrassment, elements from humiliation, elements from insult and offenses, elements from mortification, elements from injured or wounded pride or honor wounded, elements from reproaches और scorn elements from, scorn elements from despise का ही एक पार्ट है, contemptuous जो बिहेवियर बोलते हैं उसी का एक पार्ट है। तो जैसे कि हमने ये एलिमेंट्स देखे और अपने पेशेंट की हमने लाइफ देखी, तो जो मेन इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में जो हुआ था जिसके बाद उनको डिसीज डेवलप हुआ, तो उस चीज में हमें यही सेंसिटिविटी मिल रही थी, यही मॉर्टिफिकेशन हो रहा था, इंडिग्नेशन हो रहा था उनके साथ, वही चीज उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। ये सारे जो रूब्रिक्स है वो सेंसिटिविटी लेवल तक है। जब हम डिल्यूजन में लेते हैं तो वो डीपर फीलिंग तक चला जाता है। अगर वही सेम चीज हमें 2-3 बार मिल रही है, प्रोफाउंड है केस में, तो हम वो डिल्यूजन के रूप में लेते हैं। फिर सेंसिटिविटी क्या क्या है स्टेफिसिग्रिया की, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, स्टेफिसिग्रिया काफी सेंसिटिव रेमेडी है। सो they were oversensitive to all the external impressions, मेंटली एंड फिजिकली काफी ओवर सेंसिटिव रहते हैं। किसी ने छोटी सी भी बात बोल दी तो भी उनको हर्ट हो जाता है, किसी ने कुछ फिजिकल थोड़ा सा भी कुछ कर दिया तो भी हर्ट हो जाता है। कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है, वोट अदर्स से अबाउट हर, उस चीज को लेके भी वो ओवर सेंसिटिव है। फिर नॉइसेस और साउंड्स को लेके भी ओवर सेंसिटिव है। सारे मोरल इंप्रेशन से ओवर सेंसिटिव है, ऑर्डर से ओवर सेंसिटिव है। हाँ, और एक चीज, जब भी हम देखने जाए कि किसी भी बंदे के सेंसेस एक्यूट है, किसी भी कोई भी बंदा उसका ओवर सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है, चाहे वो स्मेल को लेके हो, विजन को लेके हो या हियरिंग को लेके, तो उस चीज का मीनिंग क्या होता है? तो सेंसेस ओवर एक्यूट हुए क्यों, सेंसेस एक्यूट क्यों हुए? तो हम देखने जाए तो जनरली ये चीज एनिमल्स में देखने को मिलती है। उनके सेंसेस एक्यूट होते हैं, उनका हियरिंग, विजन, वो पहले से सेंस कर पाते हैं। वो क्यों? तो जब भी प्रीडेटर आता है तो उनको सेंस करने के लिए, वो थ्रेट को सेंस करने के लिए उसके सेंसेस एक्यूट रहते हैं एनिमल्स में। तो वही चीज हमें ह्यूमन लाइफ में भी देखनी है कि इसके सराउंडिंग में, ये पर्सन के सराउंडिंग में ऐसा क्या थ्रेट है जो इसको सेंस करना है, जो सेंस करने के लिए इसके जो सारे सेंसेस है, विजन है, चाहे हियरिंग है या स्मेलिंग है, वो एक्यूट हो गया है, बढ़ गया है। तो वो चीज का ध्यान देना है। फिर फियर्स, तो स्टेफिसिग्रिया में कौन से फियर्स है? तो फियर समवन दैट समवन इज बिहाइंड हिम, फियर इम्पेंडिंग ऑफ डेथ, फियर एम्ब्रेस्ड ऑफ बीइंग, fear that something bad will or evil will happen to him, fear murder of being, fear poverty of, fear position to lose his lucrative, fear suffocation of, fear suicidal disposition or death of, insanity, madness, position from fear to lose। तो अभी हम देखें तो बेसिकली स्टेफिसेग्रिया फियर पॉवर्टी में भी है, स्मॉलरनेस में भी है। ठीक है, तो पोवर्टी से शुरू हुआ, धीरे 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 वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने ग्रोथ तो कर लिया, पर कहीं ना कहीं वो स्मॉलरनेस है, वो खुद के लिए लो फीलिंग है कि मैं थोड़ा पीछे हूँ सबसे, मैं सबसे सबके जितना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो फीलिंग क्यों है? क्योंकि बेस में क्या पड़ा है? फियर पॉवर्टी पड़ा है। वो पॉवर्टी से उठ के यहाँ तक तो पहुंच गया, पर जो सबकॉन्शियस में बेसिक फियर है वो नहीं गया है। और एक चीज, पूरी स्टेफिसिग्रिया किस पे चलती है? एस्टिम पे। तो वो एस्टिम पे चल रही है, तो हम अगर डिल्यूजन के रूप में देखने जाए डेवलप में, तो क्या है? डिल्यूजन मर्डर विल भी है, पर उसी के बेस में क्या पड़ा है? फियर मर्डर ऑफ बीइंग पड़ा है। चाहे वो आ, हमने ऐसे समझा हो या फिर चाहे वो लिटरल मर्डर के रूप में समझा हो। फिर आगे आता है एंगर। तो स्टेफिसेग्रिया में जैसे हमने एलिमेंट्स में देखा, उसी हिसाब से एंगर के रूब्रिक क्या है? तो मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस जो हमने आगे देखा।
कोई भी कंट्राडिक्ट करता है उनकी बात को तो उसकी वजह से एंगर है। छोटी छोटी बात पे एंगर ट्रिपल से। पर ये सारा जो एंगर है वो क्या होता है, पेंटअप रहता है, सबड्यू रहता है, सप्रेस्ड रहता है। फिर खुद के ऊपर एंगर है, क्योंकि स्टेफिसिग्रिया किस में पड़ी है, रिप्रोच में भी पड़ी है, रिप्रोच में पड़ी है, गिल्ट में पड़ी है, डिल्यूजन क्रिमिनल में पड़ी है। तो क्या होगा, खुद के ऊपर ही गुस्सा आएगा, मेरे में ही कमी है, मैं ही कम हूं, उसी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। एंगर सप्रेस्ड रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। फिर कितने टाइम से एंगर सप्रेस्ड करके रखा है, बचपन से लेके अब तक का एंगर सप्रेस्ड रखा है। फिर एक लिमिट आएगी, वो लिमिट के बाद क्या होगा, स्टेफिसिग्रिया का एंगर पूरा ब्लास्ट होगा। अब तक जो सप्रेस करके रखा था वो एंगर वायोलेंट में जाएगा। तो एक ये शेड भी है स्टेफिसिग्रिया का। तो जब भी हम केस को देखे तो खाली प्रेजेंट सिनारियो नहीं देखना है। अभी अगर हमने देखा कि बंदा अभी बहुत गुस्सा करता है, बहुत बोल देता है, तो उसका आगे का हिस्ट्री भी देखो कि वो बचपन से कैसा था। वो सप्रेस करते 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 एक पीक पे पहुंच के फिर ये वायलेंस में आया है, कि बचपन से ही ये वायलेंस में था। फिर है मेनिया, मैडनेस, एंगर, वेक्सेशन आफ्टर विपिंग, टीयर, फुल मूड, एंगर, वेक्सेशन विथ, क्योंकि बंदा गिल्ट में भी है। अगर एंगर निकाल भी लिया तो फिर वापस गिल्ट की वजह से किस में जाएगा, विपिंग, टीयर, फुल मूड में जाएगा, कि मैंने बेकार में इतना गुस्सा कर दिया। फिर स्टेफिसेग्रिया के ड्रीम्स कैसे हैं, ड्रीम्स एमोरस है, एनिमल्स के है ड्रीम्स, बिजनेस ऑक्यूपेशन के है, क्योंकि फियर, पॉवर्टी और स्मॉलरनेस में से बाहर आना है। तो सबकॉन्शियस में वो चीज भी चल रही है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो है वही ड्रीम्स में रिप्रेजेंट होता है। फिर डेथ के ड्रीम्स है, ल्यूड, लेस्बियस, वॉल्यूप्चुअस, इमिशंस, पॉल्यूशंस विद सम एनल, सो एमोरस ड्रीम्स भी है। फिर मिसफॉर्चून के ड्रीम्स है, मोर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, ये तो पूरी स्टेफिसिग्रिया में हमें हर जगह देखने को मिला है। चाहे वो एंगर में हो, एलिमेंट्स में हो, वो हर जगह मिला है। ड्रीम मर्डर में है, और ड्रीम ह्यूमिलिएशन विथ में है। फिर डिवाइन स्पार्क, डिवाइन स्पार्क माने चाइल्डहुड से जो हम, जब हम बर्थ होता है तब से लेके हमारे जो देवीय गुण है जो बर्थ से ही हमारे साथ प्रेजेंट है, वो डिवाइन स्पार्क है। तो स्टेफिसिग्रिया में वो क्या है, अफेक्शनेट है, चीयरफुल है, कंशियंशियस एंड मोरालिटी, ये डिवाइन स्पार्क और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है स्टेफिसिग्रिया के। एंड टू मच जनरोसिटी, ये डिवाइन स्पार्क है। अभी फॉल्स परसेप्शन क्या है, अभी हमने आगे सारी सेंसिटिविटी देखी, जो ड्रीम्स में था, फियर में था, एलिमेंट्स में था, सेंसिटिविटी में था, वो पूरा सेंसिटिविटी थी। अभी इसके पीछे फॉल्स परसेप्शन क्या चल रहा है जो इस फीलिंग को और भी स्ट्रांग बना रहा है, तो वो चीज हमें डिल्यूजन में देखने को मिलेगी। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड, बार बार पे कोई नुक्स निकाल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, डिल्यूजन लाफ्ड एट बीइंग, डिस्ग्रेस्ड ही शी इज, मर्डर्ड विल बी। और ये सारी चीजें होके लास्ट में क्या हो रहा है, बेस क्या है स्टेफिसिग्रिया का, तो वो है वर्थलेस। कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है, मेरा डिस्ग्रेस हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो मैंने जो भी इतनी सारी मेहनत करी थी, मैंने इतना काम किया था, वो सब क्या हो गया, जीरो। उसकी क्या वैल्यू रही, कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली मैं क्या हुई, वर्थलेस। कहीं बर्थलेस हमें कहीं बार फीमेल्स में ऐसे भी देखने को मिलता है कि एक फीमेल है जो बहुत पढ़ी लिखी है, पहले से काफी एम्बिशियस थी, फिर शादी हो गई, शादी होके फिर कुछ नहीं कर पाई करियर को लेके, चाहे कितनी भी मास्टर डिग्री करी हो, कितना भी पढ़े हो, फिर कर क्या रही है, तो क्या हाउस वाइफ है। तो वो क्या फील करेगी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या वैल्यू है एजुकेशन की, कुछ भी नहीं। तो वो वर्थलेस फीलिंग है। फिर अब्यूज्ड फीलिंग है, परस्यूड ऑफ बीइंग है। फियर का पार्ट हमने आगे देखा था, उसी का एक रूब्रिक है, समवन वॉक्स बिहाइंड हिम। फिर वाइफ विल रन अवे फ्रॉम हिम, पीपल समवन बिहाइंड हिम, तो ये सारे फियर के रूब्रिक्स है। फिर पॉइजन ही हैज बीन, परसिक्यूटेड दैट ही इज, फेलियर ही इज, फेलियर भी वापस क्या है, सेल्फ लो, लो फीलिंग जो है, सेल्फ डिवल्यूशन का रूब्रिक है। आगे हमने जो देखा, क्रिटिसाइज्ड, इंसल्टेड, वर्थलेस, मर्डर, डिस्ग्रेस, ये सारे भी क्या है, डिवल्यूएशन के रूब्रिक है। और बाकी बीच में हमने जो देखे वो सारे फियर के रूब्रिक थे।
अभी फॉर्चून दैट ही इज गोइंग टू लूज हिज, क्राइम कमिटेड, सेंसिटिविटी का पार्ट है, हैपेंड एनीथिंग ऑफ हैविंग, सिक ही इज, स्टार फैमिली विल, अगेन किसका पार्ट है, हमने देखा था फियर पॉवर्टी में, तो वो बेस है कि बेसिक चालू पॉवर्टी से हुआ था, यहाँ तक था कि मेरी फैमिली को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इतनी पॉवर्टी का भाव था। स्ट्रेंज एवरीथिंग, स्ट्रेंज फेमिलियर थिंग्स आर, हेल्थ विल बी ruined, अनरियल एवरीथिंग, फिर इमेजेस फैंटमसीज, अगेन फैंटम क्या है, फियर का पार्ट है, इंसन बिकम दैट वन विल, फिर स्मॉलरनेस, अगेन पॉवर्टी से एक लेवल थोड़ा ऊपर है स्मॉलरनेस, एनलार्ज ही इज एंड टॉलर ही इज, स्मॉलरनेस का ही डिफेंस, स्मॉलरनेस को ओवरकम करने के लिए टोल बन जाएगा, एनलार्ज बन जाएगा। इसी का एक पार्ट है कि ह्यूमिलिटी एंड लॉनेस ऑफ द अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट, खुद को डिफेंस में अपने आप को क्या प्रूव करेगा, ग्रेट फील करेगा। तो ये सारे रूब्रिक थे हमारे फोल्स परसेप्शन के। फिर डिफेंस में क्या होगा स्टेफिसेग्रिया, अब तक तो बहुत अच्छा अच्छा मोरलिस्टिक बन के रहा, डिफेंस में क्या हो जाएगा, इतना सहन करके एंड में क्या आएगा, तो डिफेंस में एब्रिप्ट बन जाएगा, रफ होगा, हार्श हो जाएगा, एडल्ट्रस हो जाएगा, हिडलेस हो जाएगा, क्रुअलिटी ब्रुटलिटी में चला जाएगा, डिसोबीडियंस में चला जाएगा, इगोटिज्म में चला जाएगा, क्वारलसम हो जाएगा, एमोरस डिस्पोजिशन हमने आगे भी देखा, एनार्चिस्ट रिवोल्यूशनरी बन जाएगा कि अब तक मैंने गलत सहा है, अब तक किसी ने भी मेरे को गलत, मेरा गलती नहीं था फिर भी सुना है, अब मैं नहीं सहूंगा, तो क्या करेगा, रिवोल्यूट करेगा, कोई भी कुछ भी गलत करेगा सहन नहीं करेगा। कई बार ये चीज हम ऐसे देखते हैं कि मदर की लाइफ में देखने जाए, अगर स्टेफिसेग्रिया है तो उसकी मदर की लाइफ में देखने जाए तो मदर सबड्यू फिनोमिना में थी, वो सब सहन कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, जबकि जो उसका बेटा या बेटी है, तो वो पेशेंट हमारा है, वो किस में जाएगा, वो बचपन से ही इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में चला जाएगा, तो वो जो सबड्यू फिनोमिना था वो मदर के पार्ट में ही खत्म हो गया, जबकि पेशेंट हमारे पास कौन से स्टेट में आया है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में, एनार्चिस्ट वाले स्टेट में आया है। तो तब हमें स्टेफिसेग्रिया कौन से स्वरूप में मिलेगी, रिएक्शनरी स्वरूप में मिलेगी, क्योंकि सबड्यू फिनोमिना था जो स्टेफी का, वो किस में चला गया, मदर के लेवल में ही चला गया। फिर डाइंग स्टेट के रूब्रिक है, डेथ डिजायर्स, डेथ प्रेजेंटिमेंट, हेल्थ को लेकर डिस्पेयर है, सोशल पोजीशन, इतनी इंसल्ट हो गई, इतना ह्यूमिलिएशन हो गया, अभी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो डिस्पेयर है उसको लेके, खुद की फैमिली से ही एस्ट्रेंज हो जाएगा, खुद को अलग फील कर लेगा, फियर होगा डेथ का, और उसी के साथ में सुसाइडल डिस्पोजिशन होगा, ये सारे डाइंग स्टेट के रूब्रिक है। फिर फ्यूचर को लेके बहुत ही डिस्पेयर है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, फिर इनडिफरेंट स्टेट में चला जाएगा मास्टरबेशन को लेके, फिर इंडिफरेंस एपैथी विथ एवर्जन टू वर्क, कुछ काम करने का मन नहीं है, कंप्लीट इंडिफरेंस एपैथी में चला जाएगा, कुछ भी करने का मन नहीं है, लाइफ को लेके इंडिफरेंस में चला जाएगा, कोई प्लेजर को या हैप्पीनेस को लेके इंडिफरेंस में चला जाएगा। सो हमने ये पूरा देखा, स्टेफिसेग्रिया के पूरे जो माइंड के रूब्रिक्स देखे, उसके हिसाब से स्टेफिसेग्रिया का कोर है इंसल्टेड, मर्डर एंड क्रिटिसाइज, और ये सब होके बेस में उसकी बेस फीलिंग क्या है कि मर्डर, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो बोलने से क्या हुआ, तो उसकी वैल्यू गई, वर्थलेस हुआ वो बंदा। दूसरा एक है कि सराउंडिंग में क्या है, डोमिनेशन है, डोमिनेशन किया तो डोमिनेट जो बंदा कर रहा था उसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज होके वापस वो क्या हुआ, वर्थलेस हुआ। और यही सब चीजों में इंडिग्नेशन से बंदे ने क्या फील किया, जैसे मैंने अभी समझा, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में गया, कुछ लोग हैं मर्डर फील करके, मर्डर होके क्या हुए, स्मॉल हुए, फेलियर में गए, और बाकी जो मर्डर हो रहा है उसमें कुछ कुछ बंदे डिस्ग्रेस में भी डीपर लेवल पे जाते हैं, तो डिस्ग्रेस भी फील करते हैं। तो ये जो पूरा है वो स्टेफिसेग्रिया का कोर है, ये उसका बेस है, जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। सो आज हमने देखा अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेफिसेग्रिया और डिफरेंशिएशन ऑफ द रूब्रिक। अभी पेशेंट को हमने मेडिसिन दिया था, उसके बाद धीरे धीरे पहले उनका मिजाकोल जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की रेमेडी देते हैं कि लाइफ टाइम आपको लेना पड़ेगा, एलोपैथिक साइड में मिजाकोल देते हैं, तो उनकी 1200 मिलीग्राम की चल रही थी मिजाकोल डेली,
उसके साथ में उनके सिम्टम्स कंट्रोल में थे। फिर हमारी मेडिसिन स्टार्ट की। स्टार्टिंग में हमने मिजाकोल भी शुरू ही रखी थी। फिर धीरे धीरे हमने देखा जैसे उसके जनरल्स इम्प्रूव होते गए, वीकनेस इम्प्रूव होती गई, और स्टूल के साथ में जो सिम्टम्स थे वो भी इम्प्रूव होते गए। तो वैसे धीरे धीरे करके 2-3 महीने बाद जब हमारी रेमेडी का हमें एक्शन दिखने लगा, उसके बाद मिजाकोल को डोज कम किया, हाफ किया। वैसे करते करते उसका मिजाकोल का डिपेंडेंसी पूरा छूट गया, मिजाकोल पूरा बंद हो गया। उसके बाद स्टेफिसेग्रिया जो हम रिपीटेशन में दे रहे थे वो रिपीटेशन भी स्टॉप हो गया, और ऑलमोस्ट 1.5 साल तक में पेशेंट पूरा ठीक हो गया। अभी ना उनकी होम्योपैथी चल रही है ना मिजाकोल चल रही है, पूरा ठीक है पेशेंट। तो अभी हम उनका टेस्टिमनी सुनते हैं। મારી ઉંમર 37 વર્ષની છે અને મને અલ્સરેટિવ કોલાસ્ટિસની બીમારી હતી. મને બ્લીડિંગ થતું હતું અને ઝાડા પણ રહેતા હતા ઘણા ટાઈમ માટે. પછી મને એલોપેથિક દવા લીધી ત્યારે ડોક્ટરે મને કહ્યું કે મારે આજીવન દવા લેવી પડશે, પણ મારે નહોતી લેવી એટલે મેં હોમિયોપેથિક દવા લીધી. અને હોમિયોપેથિક દવા લીધા પછી અત્યારે મને સારું છે અને લગભગ મેં 1 વર્ષથી કોઈ પણ तो हमारा जो पेशेंट था, फिर ये पिछले 1 साल से उनकी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है। अभी खाली उनको कभी कभार 6-8 महीने में एक बार कुछ एक्यूट वगैरह होता है, बुखार वगैरह, तो ही वो दिखाने को आते हैं। उनकी पूरी मेडिसिन स्टॉप है, वो पूरी ठीक है। थैंक यू सो मच। होप सो कि आप लोगों को ये सेशन से सीखने को मिला होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स, तो आपको वहां से हो सके उतने आंसर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। कंटिन्यू वी विल कंटिन्यू दिस सेशन, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया साथ में सीखते रहेंगे। थैंक यू।